नमस्कार, मैं संतोष कुमार मिश्र, लेक्चरर हिस्ट्री, आप सभी का इतिहास की इस कक्षा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे 12वीं कक्षा के इतिहास विषय के अध्याय 12 की, जिसका शीर्षक है औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना एवं स्थापत्य। इस अध्याय में हम औपनिवेशिक भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया और विशेषताओं की चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यह एक बार जान लें कि आज हम और क्या-क्या सीखने जा रहे हैं। आज हम जानेंगे कि औपनिवेशिक शहरों का क्या अर्थ होता है, इमारतें क्या अभिव्यक्त करती हैं, स्थापत्य क्या जाहिर करता है, पूर्व औपनिवेशिक काल में शहर और कस्बे कैसे थे, मुगल कालीन शहरों और राजधानियों की क्या विशेषताएं थी, दक्षिण भारत के शहरों का क्या स्वरूप था, कोतवाल की सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में क्या भूमिका थी, और हम यह भी देखेंगे भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई एवं क्या इन आंकड़ों पर भरोसा किया जा सकता है, आखिर ये आंकड़े कितने विश्वसनीय हैं। और अंत में हम ये भी देखेंगे कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई और रेल के आगमन से कौन से आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन हुए। तब देर किस बात की, आइए अब हम एक एक करके इन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि औपनिवेशिक नगरों से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर है कि जिन नगरों या शहरों को अंग्रेजों ने बसाया था उन्हें औपनिवेशिक नगर कहते हैं। अंग्रेज एक साम्राज्यवादी सोच के लोग थे जिन्होंने भारत को अपना उपनिवेश बनाया था। यहां आप यह भी समझ लीजिए कि उपनिवेश क्या होता है। तो सुनिए कि जब कोई आर्थिक, तकनीक या सैन्य रूप से मजबूत देश किसी अपेक्षाकृत कमजोर देश पर कब्जा कर ले और उस देश की संसाधनों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने लगे, तब इस प्रक्रिया को कहते हैं उपनिवेशवाद। और जिस कमजोर देश पर कब्जा किया जाता है उसे कहते हैं उपनिवेश। इस प्रकार भारत अंग्रेजों का उपनिवेश था और जिन शहरों को अंग्रेजों ने बसाया था उन्हें कहते हैं औपनिवेशिक नगर। ये नगर थे कलकत्ता, मद्रास एवं बंबई। अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि इमारतें क्या अभिव्यक्त करती हैं और स्थापत्य क्या बताता है। इतिहास के छात्रों को इस विषय पर जरूर सोचना चाहिए। मेरे अनुमान से इमारतें और स्थापत्य हमारे विचारों को प्रकट करती हैं। हम पत्थर, ईंट, लकड़ी या प्लास्टर के माध्यम से अपने विचारों को आकार देने की कोशिश करते हैं। इमारतों से व्यक्ति के रहन सहन, संस्कृति, विचारधारा और आर्थिक स्थिति का भी पता चलता है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पूर्व औपनिवेशिक काल में कस्बे और शहर किस प्रकार के थे। तो सुनिए, मैं कहना चाहूँगा कि पूर्व औपनिवेशिक काल में बड़े शहरों का अभाव था। समाज ग्रामीण इलाकों और कस्बों में विभाजित था। ग्रामीण इलाकों में लोग खेती, संग्रहण अथवा पशुपालन के द्वारा जीवन निर्वाह करते थे, जबकि कस्बों में शिल्पकार, व्यापारी, प्रशासक तथा शासक लोग रहते थे। कस्बों का ग्रामीण जनता पर प्रभुत्व होता था। खेती से प्राप्त करों तथा अधिशेषों पर ये लोग निर्भर थे। अक्सर कस्बों की तथा शहर की किलाबंदी की जाती थी, फिर भी गांवों को कस्बों से पृथक करना मुमकिन नहीं था। किसान तीर्थ करने के लिए लंबी दूरियां तय करते
और कस्बों से गुजरते थे और वहां ठहरते थे। जब कभी अकाल पड़ता तब उस समय भी वे कस्बों में इकट्ठे हो जाते थे। इसी प्रकार जब कस्बों पर आक्रमण होता तब अक्सर कस्बे के निवासी ग्रामीण क्षेत्रों में शरण लेते थे। व्यापारी और फेरी वाले कस्बों से माल ले जाकर ग्रामीण इलाकों में बेचते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि गांव और शहर एक दूसरे पर आश्रित थे। 16वीं एवं 17वीं शताब्दी में मुगलों द्वारा बनाई गई राजधानियां भवन शाही शोभा एवं समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। शानदार महल और अट्टालिकाएं मुगलों के द्वारा बनवाई गई थी, लेकिन समय के साथ इनका पतन होता गया। जब तक मुगलों का शासन था तब तक ही उनके द्वारा बसाए गए शहरों का महत्व था। अंग्रेजों के आगमन के पश्चात उनके शहरों का पतन होता गया, वे महत्वहीन होते गए। आगरा, दिल्ली और लाहौर शाही प्रशासन एवं सत्ता के महत्वपूर्ण केंद्र थे। मनसबदार एवं जागीरदार अपने आवास शाही राजधानियों में रखते थे। ऐसी शानदार जगह में अपने आवास रखना अमीरी और प्रतिष्ठा के संकेतक थे। सम्राट एवं कुलीन वर्ग की उपस्थिति के कारण आम जनता कई प्रकार की सेवाएं ऐसी जगहों पर देते थे, जैसे शिल्पकार कुलीन वर्ग के लिए विशेष हस्तशिल्प का उत्पादन करते थे। सेना तथा वहां के निवासियों के लिए ग्रामीण इलाकों से अनाज एवं उपभोग की वस्तुएं लाई जाती थी। सम्राट एक किलेबंद महल में रहता था। नगर एक दीवार से घिरा रहता था, जिनमें अलग अलग द्वारों से आने जाने वालों पर नियंत्रण रखा जाता था। नगरों के भीतर उद्यान, मस्जिदें, मंदिर, मकबरे, महाविद्यालय तथा बाजार इत्यादि स्थित थे। दक्षिण भारत के नगरों जैसे मदुरई, कांचीपुरम शहर में मुख्य केंद्र मंदिर होते थे। ये नगर व्यापार के प्रमुख केंद्र भी थे। धार्मिक त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाए जाते थे। भव्य मेले का आयोजन भी होता था। आपने भी मंदिरों के पास शानदार मेलों को देखा होगा, मिठाइयाँ खाई होंगी और झूलों का भी आनंद लिया होगा। सामान्यतः शासक इन सभी आयोजनों का संरक्षक होता था। मध्यकालीन शहरों में शासक वर्ग का वर्चस्व था एवं सामाजिक व्यवस्था में सभी को अपना स्थान पता होता था। ऐसी ही व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कोतवाल होता था, जो एक राजकीय अधिकारी था। कोतवाल का काम कानून व्यवस्था को बनाए रखना था। ये सारी व्यवस्थाएं 18वीं शताब्दी में बदलने लगी। पुराने शहरों का पतन होना शुरू हुआ और नए शहरों का विकास होना प्रारंभ हुआ। मुगल सत्ता के अंत के साथ उन शहरों का पतन हुआ जो उनकी राजधानी नगर थे। जैसे दिल्ली और आगरा ने अपना राजनीतिक प्रभुत्व खो दिया, नई क्षेत्रीय राजधानियां बनी और शहर विकसित हुए, जैसे लखनऊ, हैदराबाद, श्रीरंगपट्टनम, पूना, नागपुर, बड़ौदा, तंजौर इत्यादि। अब शिल्पकार, कारीगर, व्यापारी और प्रशासक वर्ग ने इन नए नगरों की तरफ रुख करना शुरू कर दिया। इसी दौरान यूरोपीय देशों का भारत आगमन शुरू हो गया। अनेक यूरोपीय देश व्यापार के सिलसिले में भारत आए। आइए देखते हैं कि वो कौन से देश थे और वे भारत कब आए। पुर्तगाली 1510 में पणजी आए। डच 1605 में मसौलीपट्टनम आए। अंग्रेज 1639 में मद्रास एवं फ्रांसीसी 1673 में पौंडीचेरी में आकर बस गए। इनके आने से जल मार्ग आधारित वाणिज्य, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
तथा पूंजीवाद की शुरुआत हुई। अब परिवर्तन का एक नया चरण प्रारंभ हुआ। 1757 में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की प्रभावशाली विजय के साथ उनका वर्चस्व कायम हो गया एवं ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार तेजी से फैलने लगा। कलकत्ता, मद्रास एवं बंबई जैसे बंदरगाह नगरों का तेजी से विकास हुआ और इसके साथ ही स्थानीय राजधानियों का पतन हुआ, जैसे सूरत, मसोलीपट्टनम, ढाका जैसे शहर पतन की ओर अग्रसर हो गए। आइए अब हम इन औपनिवेशिक शहरों की पड़ताल करते हैं और इनके बारे में कुछ रोचक जानकारियां इकट्ठी करते हैं। औपनिवेशिक शासन बेहिसाब आंकड़ों एवं जानकारियों के संग्रह पर आधारित था। अंग्रेजों ने अपने व्यावसायिक मामलों को चलाने के लिए व्यापारिक गतिविधियों का विस्तृत ब्यौरा रखा था। बढ़ते शहरों में जीवन की गति और दिशा पर नजर रखने के लिए वे नियमित रूप से सर्वेक्षण करते थे, सांख्यिकीय आंकड़े इकट्ठा करते एवं सरकारी रिपोर्ट प्रकाशित करते थे। शुरुआत के वर्षों से ही औपनिवेशिक सरकार ने शहरों के मानचित्र तैयार करने पर खास ध्यान दिया था। सरकार का मानना था कि किसी जगह की बनावट और भूदृश्य को समझने के लिए नक्शे बहुत जरूरी होते हैं। इस जानकारी के सहारे इलाके पर बेहतर नियंत्रण रखा जा सकता है। शहर जब बढ़ने लगे तब उनके विकास की योजना बनाने, सत्ता को मजबूत करने एवं व्यवसाय को मजबूत करने के लिए भी नक्शा जरूरी था। शहरों के नक्शे उन स्थानों पर पहाड़ों, नदियों तथा हरियाली का भी पता चलता है। ये सारी जानकारियां रक्षा संबंधी योजना बनाने में भी मदद करती हैं। अंग्रेज अपनी सुरक्षा पर बहुत सजग रहते थे। मकानों की सघनता, सड़कों का निर्माण, बाग बगीचों का निर्माण, कराधान इत्यादि की रणनीति बनाने में भी मदद मिलती है। 19वीं सदी के आखिर से अंग्रेजों ने वार्षिक नगर पालिका कर वसूली के जरिए शहरों के रखरखाव के लिए पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। टकराव से बचने के लिए उन्होंने कुछ जिम्मेदारियां निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों को भी सौंप दी थी। आंशिक लोक प्रतिनिधित्व से लैस नगर निगम जैसे संस्थानों का उद्देश्य शहरों में जलापूर्ति, जल निकासी, सड़क निर्माण और स्वास्थ्य व्यवस्था जैसे आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना था। दूसरी तरफ नगर निगम की गतिविधियों से नए तरह के रिकॉर्ड्स पैदा हुए, जिन्हें नगर पालिका रिकॉर्ड रूम में संभाल कर रखा जाने लगा। शहरों के फैलाव पर नजर रखने के लिए नियमित रूप से लोगों की गिनती की जाती थी। 19वीं सदी के मध्य तक विभिन्न क्षेत्रों में कई जगह स्थानीय स्तर पर जनगणना की जा चुकी थी। अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास 1872 में किया गया, लेकिन यह जनगणना अनौपचारिक थी। इसका ज्यादा रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। इस पहली अनौपचारिक जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो ने की, लेकिन पहली औपचारिक जनगणना 1881 में हुई। उस समय भारत में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन। उसके बाद से प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होने लगी। भारत में आज भी प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल में जनगणना होती है। शहरीकरण का अध्ययन करने के लिए जनगणना से निकाले गए आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। जब हम इन रिपोर्ट्स को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे पास ऐतिहासिक परिवर्तन को मापने के लिए एक ठोस जानकारी उपलब्ध है। बीमारियों से होने वाली मौतों की सारणियों का अंतहीन सिलसिला या उम्र, जाति, लिंग एवं
व्यवसाय के अनुसार लोगों को गिनने की व्यवस्था से संख्याओं का एक विशाल भंडार मिलता है, जिससे सटीकता का भ्रम हो जाता है। कई इतिहासकारों ने पाया है कि ये आंकड़े भ्रामक हो सकते हैं। इन आंकड़ों का इस्तेमाल करने से पहले इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि आंकड़े किसने इकट्ठे किए हैं तथा क्यों इकट्ठे किए हैं। हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि किस चीज़ को मापा गया है और किस चीज़ को नहीं मापा गया है। उदाहरण के तौर पर जनगणना एक साधन थी जिसके जरिए आबादी के बारे में सामाजिक जानकारियों को सुगम्य आंकड़ों में तब्दील किया जाता था। लेकिन इस प्रक्रिया में कई भ्रम थे। जनगणना आयुक्तों ने आबादी विभिन्न तबकों का वर्गीकरण करने के लिए अलग अलग श्रेणियां बना दी थी। कई बार यह वर्गीकरण निहायक अतार्किक होता था और लोगों की परिवर्तनशील और परस्पर काटती पहचानों को पूरी तरह नहीं पकड़ पाता था। भला ऐसे व्यक्ति को किस श्रेणी में रखा जाएगा जो कारीगर भी था और व्यापारी भी, जो अपनी जमीन पर खुद खेती करता था और उपज को शहर ले जाता था, उसे किसान मानेंगे या फिर व्यापारी? है न दुविधा? ऐसे ही कई प्रश्न हैं जिनके उत्तर इन आंकड़ों में बिल्कुल नहीं मिलते। कई बार लोग खुद भी इस प्रक्रिया में मदद करने से इनकार कर देते थे या जनगणना आयुक्तों को गलत जवाब दे देते थे। जनगणना को वो संदेह की दृष्टि से देखते थे। लोगों को ऐसा लगता था कि सरकार नए टैक्स कानून बनाने के लिए जांच करवा रही है। ऊंची जाति के लोग अपने घर की औरतों के बारे में जानकारी देने से हिचकिचाते थे। महिलाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे घर के भीतर ही रहें और बाहरी दुनिया से छुप कर ही रहें। उनकी जानकारी सार्वजनिक करना वे सामाजिक दृष्टि से अच्छा नहीं मानते थे। कई बार जनगणना अधिकारियों ने यह पाया कि बहुत सारे लोग ऐसी पहचान होने का दावा करते थे जो ऊंची हैसियत की मानी जाती थी। शहर में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो फेरी लगाते थे या फिर मजदूरी करते थे, लेकिन जनगणना अधिकारियों के सामने खुद को व्यापारी बताते थे क्योंकि उन्हें मजदूरी के मुकाबले व्यापार ज़्यादा सम्मानित गतिविधि लगती थी। मृत्यु दर और बीमारियों का आंकड़ा इकट्ठा करना लगभग असंभव था। बीमार पड़ने की जानकारी लोग अक्सर छुपाते थे। कई बार गैर लाइसेंसी डॉक्टर से इलाज करा लेते थे। ऐसे में सही आंकड़ा मिल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं जिसका नाम है बदलाव के रुझान। जनगणनाओं की सावधानी से अध्ययन करने पर कुछ दिलचस्प रुझान सामने आते हैं। सन 1800 के बाद हमारे देश में शहरीकरण की रफ्तार धीमी रही। पूरी 19वीं सदी और 20वीं सदी के पहले 2 दशकों तक देश की कुल आबादी में शहरी आबादी का हिस्सा बिल्कुल स्थिर था। लेकिन 1900 से लेकर 1940 के बीच 40 सालों में शहरी आबादी 10% से बढ़कर लगभग 13% हो गई। एक बात और गौर करने की है कि छोटे कस्बों के पास आर्थिक रूप से विकसित होने के ज़्यादा मौके नहीं थे। दूसरी तरफ कलकत्ता, बंबई और मद्रास तेजी से फैले और जल्दी ही विशाल नगर बन गए। इन शहरों का प्रशासनिक और आर्थिक केंद्र बनने के साथ दूसरे तत्कालीन शहर कमजोर पड़ते गए। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का केंद्र होने के कारण ये शहर सूती कपड़े जैसे निर्यात उत्पादों के लिए संग्रह डिपो थे। मगर इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई और प्रवाह की दिशा बदल गई। इन शहरों में
ब्रिटेन के कारखानों में बनी चीजें उतरने लगी। भारत से तैयार माल की बजाय कच्चे माल का निर्यात होने लगा। इस आर्थिक गतिविधि का स्वरूप कुछ ऐसा था कि उसने औपनिवेशिक शहरों को देश के परंपरागत शहरों और कस्बों से बिल्कुल अलग ला खड़ा किया। लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 में रेलवे की शुरुआत हुई। इसने शहरों की काया पलट कर दी। आर्थिक गतिविधियों का केंद्र परंपरागत शहरों से दूर जाने लगा, क्योंकि ये शहर पुराने मार्गों और नदियों के समीप थे। हर एक रेलवे स्टेशन कच्चे माल का संग्रह केंद्र और आयातित वस्तुओं का वितरण बिंदु बन गए। उदाहरण के लिए गंगा के किनारे स्थित मिर्जापुर दक्कन से कपास तथा सूती वस्तुओं के संग्रह का केंद्र था, जो बंबई तक जाने वाली रेलवे लाइन के अस्तित्व में आने के बाद अपनी पहचान खोने लगा। रेलवे नेटवर्क के विस्तार के बाद रेलवे वर्कशॉप और रेलवे कॉलोनियों की स्थापना शुरू हुई। जमालपुर, वाल्टेयर और बरेली जैसे रेलवे नगर अस्तित्व में आए। रेल की शुरुआत से लोग अब लंबी दूरी की यात्राएं बड़ी सुगमता से करते थे। व्यापारी अपने माल को दूर तक बेचने जा सकते थे। दो शहरों के बीच की दूरी अब कम हो गई थी। भारत में रेल का आना एक युगांतकारी घटना थी। आइए अब देखते हैं कि ये नए शहर कैसे थे। 18वीं सदी तक मद्रास, कलकत्ता और बंबई महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुके थे। यहाँ जो आबादियाँ बसी वो चीज़ों के संग्रह के लिए बहुत उपयोगी साबित हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कारखाने इन्हीं बस्तियों में बनाए। अपनी सुरक्षा के लिए इन बस्तियों की किलेबंदी कर दी गई। इन्हें ब्लैक टाउन का नाम दिया गया। यूरोपीय व्यापारियों के साथ लेन देन चलाने वाले भारतीय व्यापारी, कारीगर और मजदूर कामगार जैसे लोग इन बस्तियों में रहते थे। ब्रिटिश आबादी इन बस्तियों से दूर एक शानदार बसावट वाले क्षेत्र में रहती थी। ब्रिटिश जनता की बस्तियां व्हाइट टाउन कहलाती थी। मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज, कलकत्ता में फोर्ट विलियम, बंबई में फोर्ट, कुछ ऐसे ही इलाके थे जहां ब्रिटिश आबादी रहती थी। इससे हमें पता चलता है कि ब्रिटिश भारतीय जनता को निकृष्ट मानते थे, असभ्य मानते थे, लेकिन उनके लिए भारतीय जनता बहुत ज़रूरी भी थी। इसलिए भारतीय लोगों के लिए अलग टाउन बसाए गए। राजनीतिक सत्ता जब पूरी तरह से अंग्रेजों के हाथ आ गया, तब से नस्लीय फर्क और तीखा हो गया। 19वीं सदी के मध्य में रेलवे के फैलते नेटवर्क ने इन शहरों को शेष भारत से जोड़ दिया। सुदूर इलाकों से मजदूर और कच्चा माल इन शहरों तक पहुंचता था और इन शहरों में सस्ते श्रम की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि ब्लैक टाउन में भारतीय कामगार रहते थे। इसलिए कारखाने लगाना आसान था। 1850 के दशक के बाद भारतीय व्यापारियों और उद्यमियों ने बंबई में सूती कपड़ा मिलें लगाईं। कलकत्ता के बाहरी इलाके में यूरोपीय स्वामित्व वाली जूट मिलें खोली गईं। यह भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास की शुरुआत थी। नया शहरी परिवेश कैसा था और हिल स्टेशंस क्यों बनाए गए, इन सभी बातों पर हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।